हेलो दोस्तों, वेलकम। प्रखर लॉ क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने सेक्शन 6 रेस जस्टिस के बारे में आप लोगों को बता दिया था, परंतु वीडियो पूरा नहीं हो पाया था। तो उसके आगे आपको सेक्शन 6 को आज मैं अलग तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ये मेंस का और पीटी का दोनों का क्वेश्चन है। इससे पीटी में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मेंस में 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। एपीओ में जरूरी सेक्शन 6 से एक क्वेश्चन आता है। आपको पीटी बहुत लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन मेंस को कैसे लिखना है, क्या क्या टॉपिक, क्या ग्राफ होना चाहिए, कैसे कैसे दिमाग में ग्राफ बैठा होना चाहिए, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से अंत करेंगे, जो फर्स्ट टाइम है या जो कोई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हों या कोई मेंस लिख रहे हों, उन सब के लिए ये लेक्चर बड़ा उपयोगी होने वाला है। आखिरी में मैंने खुद ऐड किया कैसे लिखना, इसको अंत में पूरा मैंने अच्छे तरीके से बताया। पहले बेयर एक्ट शुरू कर दूंगा, फिर आखिरी में मेंस में कैसे उस क्वेश्चन को लिखना है वो मैं बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अगला वीडियो रेस जस्टिस से। सबसे पहले बेयर एक्ट से शुरू करते हैं। बेयर एक्ट में क्या कहा गया है? सेक्शन 6, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। अब एक शब्द का मतलब, समव्यवहार का मतलब तुम लोग नहीं समझ रहे होगे। समव्यवहार का मतलब आप लोगों का होता है ट्रांजैक्शन होता है। क्या होता है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किस चीज़ का ट्रांजैक्शन? बंडल ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों के समूह का होता है। अब आगे पढ़ते हैं परिभाषा। जो तथ्य विवादक ना होते हुए, मतलब विवादक मतलब वो विवाद का विषय नहीं है, होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त है, जुड़ा हुआ है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं। वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समय या स्थान पर घटित हुए। तो नंबर 1 पहले जानो, ऐसे तथ्य को इसमें रिलेवेंट बनाया गया है जो विवादक नहीं है, लेकिन वो विवादक कैसे बन जाते हैं? वो अन्य विवादक तथ्यों से इस प्रकार जुड़े होते हैं, वो अन्य विवादक तथ्यों से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि वह एक ही समव्यवहार का भाग बन जाते हैं। एक ही समव्यवहार का मतलब, जैसे समव्यवहार मतलब बंडल ऑफ फैक्ट्स बताया था, एक तथ्य दूसरे तथ्य से क्या हो जाता है? कनेक्ट। तो हो सकता है दूसरा तथ्य तुम्हारा घटना घटित किया गया, पहला नहीं, लेकिन जैसे मान लो किसी आदमी को बंदूक से गोली मारी गई, तो ये घटना केवल हम बंदूक से गोली मारने के तक नहीं देखेंगे, उसके पहले की भी घटना देख क्या था उसका आचरण, उसके बाद का भी आचरण देखेंगे। तो इसीलिए सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो चीज़, भारत में इसको थोड़ा लिबरल बनाया गया, थोड़ा आसान बनाया गया। उसी समय और उसी स्थान तथा विभिन्न समय और विभिन्न स्थान पर घटित हुए। लेकिन अगर आप जब इंग्लैंड का पढ़ोगे, इंग्लैंड में विभिन्न समय और विभिन्न स्थानों को नहीं बताया गया है, उसमें वही तथ्य सुसंगत होंगे जो उसी समय और उसी स्थान पर घटित हुए होंगे। तो भारत और इंग्लैंड में ये अंतर है। ठीक है, अब आ जाओ आप दृष्टांत। दृष्टांत देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है पीटी से एक, ये जो इसका बी दृष्टांत है ये बहुत पूछता है पीटी में। तो आप आ जाइए पहले दृष्टांत पे। क्या है? खा को पीट कर उसकी हत्या करने का अभियुक्त है। तो कौन अभियुक्त है? का अभियुक्त है। का या खा या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या वह इतने अल्पकाल के पूर्व या पश्चात कहा या किया गया था कि वह उसी समव्यवहार का भाग बन गया, वह सुसंगत होगा। जैसे किसी जगह पे कोई मारपीट चल रही है और उस समय अगर उस समय कोई कथन या कुछ कहा गया या कुछ किया गया, तो वो भी उसे उसी समव्यवहार का भाग मान लिया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पीटी में कई बार पूछा। दूसरा दृष्टांत, तो आ जाइए अब दूसरे दृष्टांत पे। का एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण समव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे का ने उन सभी में उपस्थित शरीक ना रहा हो। मान लीजिए क्या क्या किया गया हो? संपत्ति नष्ट की गई, फौजों पर आक्रमण किया गया, जेलें तोड़ी गई, इस सब चीजों में उसने भाग नहीं लिया गया, लेकिन ये क्या सब है? एक ही समव्यवहार के भाग हैं, तो उनको माना जाएगा उसने सशस्त्र विप्लव में भाग लिया, चाहे उसमें से उसने कोई काम ना भी किया हो। अगर एक काम उसमें से कुछ भी किया हो तो वो माना जाएगा उसने ये सारे काम किए हैं, तो ये भी एक ही समव्यवहार का भाग हो जाएगा। अब आइए अगला दृष्टांत देखते हैं। क्या है?
गा वाला। ये कम पूछता है लेकिन दृष्टांत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं एविडेंस में, क्योंकि दृष्टांत पे समस्या आती है, एपीओ में समस्याएं लिखने को आती है सेक्शन 6 पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी दृष्टांत हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। एक पत्र में, जो एक पत्र व्यवहार का भाग है, क्या है? एक पत्र व्यवहार का भाग है। अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए खापर वाद लाता है। जिस विषय पर अपमान लेख उद्घित हुआ था उससे संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस पत्र व्यवहार का भाग हैं जिनमें वह अंतर्विष्ट है, वे सुसंगत तथ्य होंगे, चाहे उसमें अपमान लेख प्रविष्ट हो या अंतर्विष्ट ना हो। मतलब उसने कई पत्र लिखे तो सारे पत्र एक ही समव्यवहार के भाग मान लिए जाएंगे। अब गा आ जाओ। प्रश्न यह है कि क्या खा से आदिष्ट अमुक माल का द्वारा परिदत्त किया गया। जैसे तुम किसी से कोई सामान खरीदने जाते हो आप लोग, तो आप कैसे साबित करोगे कि उसने तुम्हें सामान परिदत्त मतलब दे दिया, तुम्हें प्रदान कर दिया। वह माल मतलब सामान अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त किया गया था। हर परिधान सुसंगत तथ्य होगा। जैसे आप लोगों के यहाँ देखिए आते हैं सामान बांटने, तो पहले होलसेलर से, फिर उसके जो कर्मचारी होते हैं वो दुकानों पर ले जाके पहुंचाते हैं। तो होलसेलर ने जब सामान कर्मचारी को दिया, कर्मचारी ने उठा के उससे किसे दिया? दुकानदार को दिया। तो ये सब क्या एक ही समव्यवहार के भाग माने जाएंगे और ये माना जाएगा कि माल परिधान कर दिया गया, सुसंगत तथ्य हो जाएंगे। इतना हो गया आप लोगों का? ठीक, अब आ जाइए अगले उस पे। अब आप लोगों को कैसे सेक्शन 6 लिखना है इसके बारे में मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि एग्जाम में अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखना। देखिए मैं ड्राफ्ट इसका बना दिया हूँ, बहुत अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ऐसे ड्राफ्ट बना के मेंस के क्वेश्चन डालता रहूँगा, लेकिन आप लोग इस पर कमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा मुझे, ठीक है, कि ये ड्राफ्ट कैसा है, सही है। लिखने में बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको रेजिस्ट्रिक कुछ नहीं आता है तब भी आपके दिमाग में अगर ये पढ़ लिए पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेजिस्ट्रिक को कैसे लिखना है। बट आप लोगों से एक गुजारिश है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत करके बनाता हूँ तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। दोस्तों को अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो किसी और को पहुँचा, अगर सही लगेगा तो। मैं इतना आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा, लेकिन अगर लगता है तो मेरी ज़रूर किसी से शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं रेस जेस्टे का सिद्धांत। रेस जेस्टे का मतलब क्या होता है? एक ही समव्यवहार का भाग। अब आ जाइए डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। तो आप नए एविडेंस में पढ़ोगे तो ये दिया हुआ है सेक्शन 4 में। कहाँ दिया है? सेक्शन 4 में। और ये कहाँ दिया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 6 में। पहले ये दिमाग में बैठाओ किस सेक्शन में दिया गया है, ऐसे डाल देना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 4 में दिया गया है और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 में। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ से शुरुआत तो कर सकते हो, कुछ नहीं आ रहा 6 में दिया गया। अब आ जाओ, अब डिफिनीशन पहले मैंने आपको पढ़ा दी है, वो डिफिनीशन अगर याद कर पाना। डिफिनीशन क्या है? जो तथ्य विवादक ना होते हुए भी, कोई तथ्य ऐसे याद कर लो, कोई तथ्य है जो विवादक नहीं है और विवादक नहीं है लेकिन किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त मतलब इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि वह क्या एक ही समव्यवहार का भाग बन जाता है, एक ही ट्रांजैक्शन का भाग बन जाता है। वे तथ्य सुसंगत होंगे, चाहे वे उसी समय या उसी स्थान पर घटित हुए हों या विभिन्न समय या विभिन्न स्थान पर घटित हुए हों। तो ये परिभाषा लिख देना। उसके बाद इलिस्ट्रेशन लिख देना, जो 3-4 अगर कुछ नहीं विप्लव वाला जो इलिस्ट्रेशन तुमको बी वाला बताया वो जरूर लिख देना। और एक जो पहला वाला बताया, ये 2 चीज़ तो पहले परिभाषा लिख देना, 2 इलिस्ट्रेशन लिख देना, इतना लिख देना। फिर उसके बाद आ जाओ, अब रेस जेस्टे को तोड़ लेते हैं। क्या क्या कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे? कोई समव्यवहार मतलब तुमको बता दिया मैंने, तथ्यों का समूह। तो रेस जेस्टे में क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात समव्यवहार होना चाहिए। कोई समव्यवहार क्या होना चाहिए? समव्यवहार कैसा होना चाहिए? जैसे कि संविदा से संबंधित समव्यवहार और अपराध से संबंधित समव्यवहार। मतलब समव्यवहार कैसा होना चाहिए? ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए? उनमें तथ्यों को कैसे
कि जैसे कोई संविदा किया गया, उसमें कई तथ्य होंगे, तो जितने तथ्य होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, सबको मिला के एक ट्रांजैक्शन, एक संव्यवहार। अब संविदा में कई तथ्य होंगे, फर्स्ट फैक्ट, सेकंड फैक्ट, थर्ड फैक्ट, ये सब मिला के ट्रांजैक्शन बनता है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया। तथ्यों के समूह को संव्यवहार कहते हैं। इतना तो आप लिख लोगे ना कि रेस जस्टे में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो एक ही संव्यवहार के भाग होने चाहिए। जो विवादक तथ्य नहीं है वो भी विवादक तथ्य बन जाएगा अगर वो एक ही संव्यवहार के भाग होंगे। रेस जस्टे ये समझ में आया। और वो संव्यवहार कैसा होना चाहिए, संविदा, जैसे उसका उदाहरण, संव्यवहार का उदाहरण संविदा से संबंधित संव्यवहार हो सकता है, अपराध से संबंधित संव्यवहार हो सकता है। इतना हो गया। अब आ जाओ नंबर 2, विवादक तथ्य होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, जो तुम्हारा फैक्ट है वो विवादक तथ्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आपको नंबर 2 क्या याद आ गया कि वो विवादक तथ्य से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, विवादक तथ्य से क्या होना चाहिए, वो जो फैक्ट जुड़ा है वो विवादक नहीं है, लेकिन वो विवादक तथ्य से जुड़ा हुआ है, इस वजह से वो विवादक के बारे में बताता है, इस वजह से वो सेक्शन 6 में सुसंगत हो जाएगा। अब आ जाओ, तो साक्ष्य ऐसे तथ्यों का दिया जाएगा जो उसी संव्यवहार का भाग होंगे। तो कैसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, जो उसी, कैसा, तो साक्ष्य न्यायालय पूछेगा ना, भाई आप क्यों ये साक्ष्य दे रहे हो, आप जज के रूप में बैठे हो, आपके पास एविडेंस आया, आप देखोगे कि क्या ये जो फैक्ट प्रस्तुत किया जा रहा है न्यायालय में, क्या वो उस घटना से जुड़ा हुआ है। अगर वो उस घटना से जुड़ा हुआ तो सेक्शन 6 में उसे हम रिलेवेंट घोषित कर देंगे, सुसंगत घोषित कर देंगे, अगर उस घटना से जुड़ा हुआ है। अब आगे क्या कहता है देख लेते हैं। अब रेस जस्टे के बारे में इतनी चीज़ें तुमने बता दी, फिर आप लोगों ने इतनी चीज़ें, सॉरी तुम बोल देता हूँ, मेरी आदत है, सॉरी गलती, आप लोगों ने जो इतनी चीज़ें बता दी, उसके बाद आ जाइए कि आंग्ल विधि में रेस जस्टे किसे कहते हैं। ठीक है, सॉरी, आंग्ल विधि में रेस जस्टे कहते हैं इसे। ठीक है, भारत में रेस जस्टे शब्द का प्रयोग सेक्शन 6 में नहीं किया सामान्यता, ये याद कर लेना। भारत में सेक्शन 6 में रेस जस्टे का, आंग्ल में, ये लैटिन भाषा है, वहां पे रेस जस्टे करें, परंतु इसका प्रयोग देखो यहाँ दे दिया, परंतु इसका ये भी लिख सकते हो, रेस जस्टे का प्रयोग धारा में नहीं किया गया क्योंकि यह अनिश्चितता को जन्म देती है। क्यों नहीं प्रयोग किया गया भाई, प्रयोग किया जा सकता था, दिमाग में आ जाएगा कि यार रेजिस्टे सेक्शन 6 में पढ़ रहे हैं, तो रेजिस्टे का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, रेजिस्टे को क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि रेजिस्टे अनिश्चितता को जन्म देता। कौन कब झूठ बोल देगा, अब एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ है। जैसे वो व्यक्ति कहता है, जैसे पहला उदाहरण जब तुमने पढ़ा दृष्टांत, तो उसमें कुछ लोग खड़े थे, उसने मारपीट देखा, तो उसमें कोई झूठ भी तो बोल सकता था। तो ये क्या, अनिश्चितता पे आधारित है। न्यायालय जब भी आप जज के रूप में बैठोगे तो बड़े ध्यान से इन फैक्टों को देखना पड़ेगा, बड़े ध्यान से पकड़ना पड़ेगा। हो सकता है लोग झूठ बोलते हो, झूठ बोलने का कथन कब बदल जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा, इस वजह से ये अनिश्चितता पे आधारित है। अब रेजिस्टे लिखना, तो उसका लैटिन भाषा में शब्द क्या है, इसका मतलब जो काम किया गया है, इसका मतलब क्या होता है, जो काम किया गया। इसके पहले लेक्चर में मैंने कुछ रेजिस्टे के बारे में उसको तोड़ के पढ़ाया, उसको भी यहाँ पे ऐड कर देना। अब अगला क्वेश्चन, रेजिस्टे पे 5 केसेस हैं, लीडिंग केसेस हैं, जो मैंने एक साथ इसको लिख दिया है। अब आ जाओ आप पहले उस पे, इतनी चीजें आपने लिख दी, इतनी चीज़ें आपने लिख दी। मेंस पे इतना टाइम नहीं रहेगा, जितनी चीज़ें बता दी अगर इतना ही दिमाग में रहेगा तो आपको नंबर अब बहुत मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात। बस केस ला के फैक्ट और केस को ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में बना के याद कर लेना, जो आपके एग्जाम में आपको याद रहे। पोथी से कोई मतलब नहीं है, दिमाग में बैठा होना चाहिए। अब आ जाओ, पहला क्या है, रटन वर्सेस क्वीन का केस है। ये कब का केस है, 1971 का केस है। इसमें जज कौन थे, बिलबोर्ड फोर्स थे। इतना याद हो गया।
इसमें क्या होता है, एक लड़की का मर्डर होता है, वो अपनी मर्डर से पहले वो एक टेलीफोन पुलिस सहायता केंद्र पे करती है और वहाँ से वो मदद मांगती है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लो जो मैंने लिखा है, तो इससे क्या दिमाग में बैठा रहेगा। अब इसमें न्यायालय ने क्या निर्धारित किया कि एक, अब इसको सेक्शन 6 में क्यों रिलेवेंट, दिमाग में आना चाहिए ना, ये सेक्शन 6 में क्यों रिलेवेंट है रटन वर्सेस क्वीन का मामला। अब क्यों रिलेवेंट है ये देखना है। उसने जो टेलीफोन पे मदद मांगी, ठीक है, उसको एक ही समव्यवहार का भाग माना गया, क्योंकि उसके साथ घटना घटी और घटना घटने के बाद उसके दिमाग में आया होगा भाई हम किससे सहायता, तो पुलिस से सबसे पहले आदमी सहायता मांगेगा, तो उसने तुरंत पुलिस को फोन किया गया। तो न्यायालय ने इससे अनुमान लगाया कि उसके साथ दुर्घटना नहीं हुई है, उसकी मृत्यु दुर्घटनावश नहीं हुई है। देखो न्यायालय ने कहा उसकी मृत्यु दुर्घटनावश नहीं हुआ, उसकी हत्या सास है, उसके हत्या की गई है। कैसे पता लगाया न्यायालय ने कि घटना के तुरंत बाद उसने पुलिस से सहायता मांगी, इस वजह से वो दुर्घटना तो नहीं थी कि उसने सहायता मांगी, सहायता की मेरा किसी ने मर्डर करने वाला, तब तक फोन कट गया। तो इतना तो उससे पता हो गया कि उसकी हत्या, दुर्घटना होती तो उस हेल्प मांगती कि भाई मुझे आओ डॉक्टर के यहाँ ले चलो या मेरी दुर्घटना हो गई, उसने कहा मुझे बचा लो। उसको जब मारा गया तो उसने कहा मुझे बचा लो, बचा लो मतलब उसके हत्या का आशय था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, उसको जो टेलीफोन पे बात किया उसको एक ही समव्यवहार का बात मान के उस टेलीफोन की बात को रटन वर्सेस क्वीन के मामले में सुसंगत घोषित किया गया। अब आप आ जाओ अगले उस पे। ये केस आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट केस है। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया है कल वाले लेक्चर में, प्लीज उसे जाके देख लीजिएगा। उसमें आर वर्सेस बेडिंगफील्ड के केस बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इस 1879 का क्या केस है, न्यायमूर्ति काकबर्न थे, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया एक महिला थी, तो उसके धारदार हथियार से उसका गर्दन काटा जा रहा था, तो वो धारदार हथियार से गर्दन जब उसका काटा जा रहा था तब वो नहीं चिल्लाई, वो कमरे से बाहर आके कही अपनी चाची से, चाची देखो बेडिंगफील्ड ने मेरी क्या दुर्दशा कर दी। इसके मतलब जब आपके साथ, उस महिला के साथ जब घटना हो रही थी तब उसने कोई कथन नहीं किया, तब उसने सहायता के लिए कोई चिल्लाया नहीं, वो बाहर आके आंगन में आके अपनी चाची से कह रही है। तो न्यायालय ने, जो काकबर्न महोदय थे, उसके इस कथन को ना तो डीडी माना, ना तो डाइंग डिक्लेरेशन माना, ना ही उसका कथन एक ही समव्यवहार का भाग माना, रेस जस्टे माना। इसको एक ही समव्यवहार का भाग भी नहीं, टाइम डिक्लेरेशन भी नहीं माना, एक ही समव्यवहार का भाग भी नहीं माना उन्होंने। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा सकता है कि एक ही समव्यवहार का उसे भाग माना जाएगा और उसका कथन टाइम डिक्लेरेशन में भी सुसंगत माना जाएगा। वह कथन अग्राह्य, देखो काकबर्न ने क्या कहा, वह कथन अग्राह्य था, क्योंकि कौन सा कथन, वह कथन अग्राह्य था, कौन सा कथन, जो वो कहते देखो मेरी प्यारी चाची बेडिंगफील्ड ने मेरी क्या दुर्दशा की, उसी कथन के बारे में कह रहे हैं काकबर्न महोदय कि जो कुछ उसने कहा था कि वह सारी घटना हो जाने के बाद कहा था। उन्होंने कहा कि जब घटना उसके साथ घटित हो रही थी तब उसने नहीं कहा था, उसने घटना घटित होने के बाद कहा था। तो इसी वजह से ये क्यों रिलेवेंट, भारत में क्यों रिलेवेंट हो गया, भारत में है कि उसी समय उसी स्थान या विभिन्न समय या विभिन्न स्थान पे। लेकिन अगर इंग्लैंड का तुम एविडेंस पढ़ोगे तो वहां उसी समय और उसी स्थान पे लिखा हुआ, इस वजह से वहां के एक्ट के हिसाब से इसे नहीं माना गया। लेकिन अगर भारत में देखोगे तो इसे रिलेवेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि भारत के सेक्शन 6 में आखिरी में दे दिया गया है। और इसी केस को आर वर्सेस क्रिस्टाई में बेडिंगफील्ड के निर्णय का समर्थन किया गया, यही याद कर लेना। आर वर्सेस क्रिस्टाई के केस में बेडिंगफील्ड के निर्णय का समर्थन किया गया। तो आपने रटन वर्सेस क्वीन का केस पढ़ लिया, टेलीफोन पे बात करने वाला है जिसमें उसकी बातों को सुसंगत माना गया। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का केस आपने पढ़ लिया जिसमें उसकी बातों को सुसंगत नहीं माना न्यायालय ने। फिर उसके बाद आर वर्सेस क्रिस्टाई का केस पढ़ा आपने जिसमें बेडिंगफील्ड के निर्णय का समर्थन किया गया। अब आ जाइए आप नेक्स्ट उस पे केस पे।
देखिए ये केस भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। किस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे पहला मामला है। कब का है? 1665 का, सॉरी 1665 का। इसमें न्यायाधीश कौन थे? होल्ट। ये छोटी छोटी चीज़ें याद कर लो, ये पीटी में हो सकता है, पूछ सकता है, अभी तक नहीं पूछे लेकिन आगे पूछ सकता है। इसमें क्या कहा था? पत्नी ने जो बात, देखो इसमें कहा गया था पत्नी ने जो बात घाव लगते समय कहा था, तो यह देखा जाएगा कि उस समय जब उसने घाव लगा, उस समय जो उसने बात कही थी, घाव लगा था उसे, तो उस बात को कहने का अवसर तो नहीं मिला था, गढ़ने का अवसर तो नहीं मिला था, कोई अन्य बात गढ़ने का अवसर तो नहीं मिला था। ये कथन सुसंगत तथ्य। देखो इसको आसान भाषा में मैं समझा दे रहा हूँ। इस केस में कहा गया एक महिला को चोट लगी और चोट के टाइम उसने कुछ कथन कहे गए, तो न्यायालय ये देखा गया कि वो कथन जब उसने किया उसके पहले क्या उसको कुछ समय मिल गया कोई अन्य बातों गढ़ने का? अगर उसको कोई अन्य बातें गढ़ने का समय मिल गया तो उसे सुसंगत नहीं माना जाएगा। अगर उसको गढ़ने का बातें नहीं मिला तो उसे सुसंगत। तो इसमें न्यायालय ने देखा कि उसको गढ़ने का और कोई बात गढ़ने का समय नहीं मिला, अतः इस केस में इसे सुसंगत माना गया। अब आ जाइए आप नेक्स्ट केस पे। प्लीज़ मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं और मेहनत करके और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। धीरे धीरे अभी मैं नया हूँ, धीरे धीरे मेरे पास जितनी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को दे दूंगा। और ये गारंटी है अगर आप अभी भी कॉपी उठा के आँख बंद करके ये चीज़ें लिखे तो रेस्ट जस्ट मुझे पता है आप जहाँ कुछ नहीं आता होगा तहाँ 1 या 1.5 पन्ने आप 2 पन्ने इस पर लिख ले जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ऐसे जुड़े रहिए। मैं निश्चित कर रहा हूँ जहाँ कुछ नहीं आप लिख पाते मेंस में, 2 पन्ने 3 पन्ने हर क्वेश्चन पे आप आसानी से लिख ले जाओगे। लेकिन जितनी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ उतना पढ़ लेना, जरूर देख लेना। ये जितनी है स्क्रीनशॉट लेके रख लेना या इसे एक कॉपी पे बैठ के लिख लेना। बेयरैक्ट जरूर रखना, लेट के या बैठ के मत बैठ के ऐसे केवल वीडियो मत देखना, इससे अच्छा मत देखना भाई। नहीं फ़ायदा हो रहा हो, नहीं फ़ायदा होगा, निश्चित नहीं फ़ायदा। अभी भूल जाओगे, जब तक उसे लिखोगे नहीं 3-4 बार तब तक वो नहीं फ़ायदा करेगा। तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके और बेयरैक्ट लेके ही ला पढ़ने बैठना, नहीं तो ला को ऐसे नहीं, कोई भी टीचर कहीं से भी आ जाएगा वो नहीं समझा पाएगा। जब तक मैं जो बातें बता रहा हूँ, मैंने वो गलतियाँ की हैं, इस वजह से आपको बता कि जो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वहीं लिख लो, तुरंत समझ में आता। जब टीचर पढ़ाता है तभी आप लिख लेते हो, तभी आपको समझ में आता, नहीं तो नहीं समझ में आता। तो आइए अगला केस, आर वर्सेज फोस्टर का केस, आर वर्सेज फोस्टर का केस। इसमें क्या था? इसमें आरोप क्या लगा था व्यक्ति के ऊपर कि व्यक्ति ने क्या किया था? गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी थी। अब देखो इसमें एक गवाह पेश किया गया, आर बनाम फोस्टर में एक बूढ़ी महिला थी, उसको पेश किया गया। तो उसने उसके क्या कहा? उसने गवाह जो पेश किया, उसने गाड़ी बहुत स्पीड से थी चलती थी ये तो देखा, परंतु उसने दुर्घटना नहीं देखी थी। लेकिन वो जब दुर्घटना हुआ तो वहां पे जिस आदमी की दुर्घटना हुई वो चिल्लाने लगा एक्सीडेंट, तो ये दौड़ के उसके पास गया। तो उसने दुर्घटना के बारे में उस बूढ़ी औरत से अपनी सारी चीजें उसने बताई। तो जो सारी चीजें उसने बताई, घटना तो नहीं देखी, लेकिन उसको क्या एक ही समव्यवहार का भाग माना गया। घटना उसने नहीं देखी, लेकिन साक्षी ने जो चीजें कही वो मृत्युकालिक कथन में भी ग्राह्य होगा और सेक्शन 6 में एक ही समव्यवहार का भाग भी होगा। तो हमेशा याद रख लेना, अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद, ये सब अनुश्रुत साक्ष्य हैं। अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद खूब पूछता पीटी का क्वेश्चन। साक्ष्य का अपवाद, हेयर से एविडेंस का अपवाद क्या है? सेक्शन 6 और सेक्शन 32, ये 2 सेक्शन मृत्यु का अनुश्रुत साक्ष्य हेयर से एविडेंस के अपवाद है। ये जरूर याद रख लेना, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। आगे और देखता हूं केस है। अब आ गया आर वर्सेस मलकानी का केस। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? टेप की गई बातों को सुसंगत माना गया है। कोई चीज़ें चल रही हैं, कोई कथन या कोई चीज़ें चल रही हैं, टेप कर ली जाएंगी, तो उसको भी क्या किया गया है? आर वर्सेस मलकानी के बाद में सुसंगत बताया गया है।
तो टेप रिकॉर्ड की गई सभी बातों को सुसंगत माना गया, लेकिन इसमें 5 पॉइंट बताए गए, इसमें कुछ पॉइंट न्यायालय ने बताए गए थे कि इन चीज़ों को ध्यान रख के तभी उसे सुसंगत माना जाएगा। टेप रिकॉर्ड की आवाज़ किसकी है, आवाज़ सही है, और जो टेप की गई बातें हैं वो उसी संव्यवहार के भाग हैं, उन्हीं सब चीज़ों से कोरिलेट करती हैं कि नहीं। टेप रिकॉर्डर की ग्राह्यता की मतलब टेप रिकॉर्डर में आवाज़ किसकी थी, क्यों रिकॉर्ड की गई, कैसे रिकॉर्ड की गई, कब की गई, ये सारी चीज़ों को न्यायालय ध्यान देगा। कहीं उसको मॉडिफाई तो नहीं किया गया, ये सब चीज़ें न्यायालय देखेगा, तभी उसको सुसंगत बनाएगा। तो आज रजिस्टर मैंने पूरी अच्छे तरीके से समझा दिया। पिछली वीडियो में मेरे वीडियो स्टक कर गया था तो मैं नहीं समझा पाया था। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरा ये प्रयास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।